स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। जब से डोनाल्ड ट्रंप का सेकंड टर्म शुरू हुआ है तब से उनके द्वारा टैरिफ्स को एज अ वेपन यहां पर यूज किया गया, एक मुट्ठी के तरीके से उन्होंने यूज किया है। एंड सभी देशों को उसी मुट्ठी से वो डरा रहे हैं। वो बता रहे हैं कि भैया अगर तुम मेरे हिसाब से नहीं चलोगे, मेरे हिसाब से डील साइन नहीं करोगे तो इसी मुट्ठी का शिकार बनोगे, इसी पंच का शिकार बनोगे। बट अब उनके इसी पंच पर वहां के सुप्रीम कोर्ट ने एक मेजर हथौड़ा मारा है और कहा है कि भाई साहब, जिस एक्ट के बेसिस पर आप ये रेसिप्रोकल टैरिफ्स इन सभी देशों के ऊपर लगा रहे थे, आपके पास तो पावर ही नहीं है। जिसकी वजह से कहीं ना कहीं ये सवाल जरूर उठता है कि पिछले इतने महीनों में जो कुछ भी डोनाल्ड ट्रंप ने हिसाब से अचीव किया है, क्या वो अचीवमेंट सब अधूरी रह चुकी है? हैज ही लॉस्ट एवरीथिंग, या अभी और भी बहुत कुछ आना बाकी है? बिकॉज अभी मिड टर्म इलेक्शंस यहां पर आने वाले हैं। डिफरेंट नेशंस ने जो डील्स यहां पर साइन किए हैं, क्या वो रीथिंक करेंगे इसे या नहीं करेंगे? तो आइए आज के सेशन में थोड़ा सा यही जानने की कोशिश करते हैं कि जो पूरा मैकेनिज्म यहां पर रहा है ट्रंप टैरिफ्स का, जिसे अगेन बहुत सारे लोगों ने क्रिटिसाइज किया है कि इसे एज अ वेपन ना यूज किया जाए। अगर आप इसे एज अ वेपन ही यूज करते रहे तो जाहिर सी बात है आप ग्लोबल इकोनॉमी में तो अनसर्टेनिटी लाएंगे ही लाएंगे, बट यूएस के लिए भी कोई बहुत प्रोडक्टिव काम यहां पर आप नहीं क्रिएट कर पाएंगे। बट अब जब सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली कह दिया है कि भैया ये जो आप टैरिफ्स लगा रहे हैं रेसिप्रोकल के नाम पर, ये भाई आपके पास पावर्स ही नहीं है। जिस एक्ट के बेसिस पर आप लगा रहे हैं, यू डोंट हैव द पावर्स। कांग्रेस के पास यहां पर ये पावर है। तो ये डिस्कस करते हैं एग्जैक्टली क्या ये आगे आने वाले समय में सिलसिला हो सकता है एंड वेदर ही हैज लॉस्ट एवरीथिंग और नॉट। मेरा नाम अरविंद गुलेरिया। तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। तो बेसिकली जो पूरी मुहिम की शुरुआत हुई थी, अमेरिका फर्स्ट 2.0 इंजन यहां पर इन्होंने रखा था, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन यहां पर रखा था, जिसके तहत उनके द्वारा ये पर्टिकुलर रेसिप्रोकल टैरिफ्स का मैकेनिज्म यूज किया गया। और गोल क्या था कि वेपनाइज करना है इन टैरिफ्स को, राइट? सभी के ऊपर करना है, हमेशा के लिए करना है। एंड इस पूरे सिस्टम में इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट, इस पर्टिकुलर एक्ट का यूज किया गया और उसके तहत इन्होंने यहां पर अपने रेसिप्रोकल टैरिफ्स वहां पर निकाले। वो लिबरेशन डे का जो पूरा सेलिब्रेशन वहां पर किया गया था कि अब वो समय आ चुका है जहां पर यूएस दोबारा से यहां पर ग्रेट बनेगा, यूएस में दोबारा से जॉब्स क्रिएट होंगे, यूएस दोबारा मैन्युफैक्चरिंग का पावर बनेगा। और उन्हीं सभी चीजों के बेसिस पर ये टैरिफ्स का रजीम यहां से शुरू हुआ। और इसी रजीम के बेसिस पर अगर देखा जाए, ग्लोबल स्केल पर एक मेजर इंपैक्ट पड़ा है, चाहे वो उनके अलाइज हों या अराइवल्स हों, सभी के ऊपर टारगेट रखा गया, सभी के ऊपर रेसिप्रोकल टैरिफ्स यहां पर लगाए गए। एंड सभी के लिए यहां पर एक ही पॉइंट रखा कि या तो नई डील साइन करो या फिर पेनल्टीज यहां पर फेस करो। एंड मोस्टली जितने भी देश हैं उन सभी के लिए बहुत जरूरी भी है कि वो इस तरीके की डील्स यहां पर साइन करें, बिकॉज उन सभी के लिए यूएस एक बहुत बड़ा मार्केट है। एंड इस यूएस का बहुत बड़ा मार्केट होने का कारण यह भी है कि जब यूएस द्वारा डॉलर को एज अ रिजर्व करेंसी के तरीके से प्रमोट किया जा रहा था, तो ट्रिफिन डिलेमा का एक कॉन्सेप्ट वहां पर आता है। वो ट्रिफिन डिलेमा का कॉन्सेप्ट ये कहता है, फॉर द डॉलर टू बी अ रिजर्व करेंसी यूएस हैज टू बी अ नेट इंपोर्टर। भैया और कोई मैकेनिज्म है जिसके चलते डॉलर्स यूएस से बाहर जा सकते हैं? वो तभी जाएंगे जब वो इंपोर्ट करेगा, और जिसके चलते बहुत सारे देशों के लिए यूएस एक बहुत बड़ा मार्केट बना भी, जिसके कारण जब टैरिफ्स लगने शुरू हुए तो सभी इकोनॉमीज के ऊपर यहां पर इंपैक्ट पड़ना शुरू हुआ। एंड इसी कारणवश यहां पर उन इकोनॉमीज द्वारा इस पूरे टैरिफ वॉर में, इस पूरे टैरिफ वेपन के अगेंस्ट उन्होंने अपनी हार भी मानी और उस प्रकार के डील एग्रीमेंट्स भी यहां पर साइन किए गए। तो एक तरीके से एक यूनिलैटरल रीऑर्डरिंग ऑफ ट्रेड यहां पर ट्रंप द्वारा किया गया कि भैया मैं ही हूं जो सारी चीजों को यहां पर सही करूंगा, एक मैं ही हूं जो यूएस के जो नेक्स्ट वेव ऑफ ग्रोथ है उसमें एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करूंगा। एंड उनकी इन्हीं पॉलिसीज की वजह से ना कि ग्लोबल इकोनॉमी, ग्लोबल ट्रेड, बट यूएस इकोनॉमी में भी एक बहुत मेजर अनसर्टेनिटीज हमें देखने को मिली हैं। और उसी के चलते इन्हें यहां पर एक टैग भी दे दिया गया है ना, खुद को भी कहने लग पड़े कि भैया मैं एक टैरिफ किंग यहां पर बन चुका हूं। पहले तो इंडिया के लिए कह रहे थे, पर जिस प्रकार के टैरिफ पॉलिसीज इन्होंने यहां पर खेली हैं, उसी के चलते अब ये भी यहां पर टैरिफ किंग खुद से बन चुके हैं। बट अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि नहीं भाई साहब, ये तो नहीं होगा कि जिस आप इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट की यहां पर बात कर रहे हैं, उसके चलते आपके पास तो पावर्स ही नहीं है कि आप इस प्रकार के ब्रॉड टैरिफ्स ऑन द वर्ल्ड यहां पर लगा दें, राइट? कि जो लीगल इंजन अभी तक आप इस यूज कर रहे थे, इस टैरिफ मशीन के पीछे का जो आपका लीगल इंजन था, ये भैया एकदम किसी भी तरीके से आपकी पावर में नहीं है। और उसी मेजर रूलिंग में, 6-3 रूलिंग में सुप्रीम कोर्ट ने अपना मेजर वर्डिक्ट यहां पर दिया। एंड हैरानी वाली बात यह है कि बहुत सारे जो आपके जस्टिसेस ट्रंप के भी वहां जो पहले सपोर्टर देखने को मिलते थे, ट्रंप की आइडियोलॉजी के साथ अलाइन करते थे, उन्होंने भी यहां पर ट्रंप के अगेंस्ट रूल किया है।
अब हालांकि इस ट्रम्प के रूल के बाद द कंसर्न्स हैव बीन कि एग्जैक्टली ये पर्टिकुलर एक्ट किस चीज के बारे में बात करता है। तो पहली बात, इसका इंटेंडेड यूज यही था, सैंक्शंस के लिए, एसेट फ्रीजेस के लिए, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट नेशनल इमरजेंसीज के लिए। बट आप ट्रेड को रेगुलेट कर रहे हो इमरजेंसीज के समय पर, दैट इज वन थिंग। बट जब आप एक तरीके से एक ओपन एंडेड टैरिफ वेपन यहां पर क्रिएट कर देते हो, हर एक देश के ऊपर उस प्रकार से टैरिफ्स लगाना शुरू कर देते हो, दैट इज समथिंग जिसे वहीं के सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिस इज नॉट समथिंग जो कि लीगल है। ये कांग्रेस के पास पावर्स हैं ऐसी ब्रॉड टैरिफ्स लगाने की, अकेले प्रेसिडेंट के पास नहीं है। अब हालांकि बात वही है, जब हम डोनाल्ड ट्रंप के केस में चीजें समझते हैं, पढ़ते हैं, उनको सुनते हैं, उनका पढ़ा हुआ लिखा हुआ पढ़ते भी हैं, तब भी उस समय पर यही रहता है कि भाई ये कभी भी किसी प्रकार का वॉलेटाइल एक्शन यहां पर ले सकते हैं, है ना। वो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले की वजह से ईगो ब्रूज होना तो एक बहुत लाजमी सी चीज है, राइट। तो यहां पर यही कहा गया कि भैया इट इज इनवैलिड फॉर द ब्रॉड इंपोर्ट टैरिफ्स, एंड एज अ रिजल्ट मतलब ज्यादा समय लिया ही नहीं उन्होंने सीधा यहां पर क्या कहा कि भैया मैं 10% के ग्लोबल टैरिफ्स यहां पर लगा रहा हूं कि अगर मेरे रेसिप्रोकल टैरिफ्स आप यहां पर खत्म करोगे, सो अंडर द पावर्स ऑफ सेक्शन 122 ऑफ द ट्रेड एक्ट ऑफ 1974 आई एम इंप्लीमेंटिंग 10% ऑफ ग्लोबल टैरिफ्स ऑन ऑल द कंट्रीज। मतलब बात वही है ना कि जहां दो जो ऑर्गन्स रहते हैं किसी भी इकोनॉमी के, बहुत मेजर ऑर्गन्स, एग्जीक्यूटिव और दूसरी तरफ जुडिशरी, उन दोनों के बीच का अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट आता है तो भैया एक सहमति से उस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने की जरूरत रहती है। बिकॉज जब आपके ऊपर एक बहुत बड़ा बर्डन है कि आप वन ऑफ द लार्जेस्ट इकोनॉमीज को यहां पर चला रहे हैं, उसे एडमिनिस्टर कर रहे हैं, उसे मॉनिटर कर रहे हैं, उसे रेगुलेट कर रहे हैं, उसे एक आपकी खुद की इकोनॉमी के ऊपर दुनिया भर की इकोनॉमी यहां पर डिपेंडेंट है, तो यू हैव दैट काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप इन मैटर्स को बहुत सटली रिजॉल्व करें। इन मैटर्स को अगर वो कोर्ट में चल रहा है तो कोर्ट में उस चीज को वहां पर लड़ा जाए। बट हम यहां पर जो जिस तरीके का व्यवहार कह लीजिए, जिस प्रकार का एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप कह लीजिए जो देख रहे हैं, इट इज नॉट गुड फॉर द ग्लोबल इकोनॉमी। हम ऑलरेडी यूक्रेन रशिया के वॉर के बाद से मेजर अनसर्टेनिटी से गो थ्रू कर चुके हैं कि जहां पर एक तो पहली बात जियोपॉलिटिकल जब भी ऐसे कंसर्न्स क्रिएट होते हैं, लॉस ऑफ लाइफ तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, बट उसके अलावा जो बहुत सारे लोग अभी अपनी एजुकेशन गेन कर रहे हैं या पढ़ाई करने के बाद नौकरी की चाह रख रहे हैं, इतनी अनसर्टेनिटीज में फिर भैया उन्हें नौकरी भी नहीं मिलेगी, राइट। एंड यूएस इटसेल्फ बीइंग द प्राइम एग्जांपल ऑफ इट, कितना सारा इशू वहां पर क्रिएट हुआ जब लेबर से रिलेटेड नंबर्स वहां पर ओवर एस्टिमेट किए गए। सो द पॉइंट इज कि जहां इस इशू को थोड़ा एमिकेबली रिजॉल्व किया जा सकता था, उसी समय पर उनके द्वारा क्या किया गया, एक नए एक्ट, या नया एक्ट तो नहीं पुराना एक्ट ही है, बट उसके एक डिफरेंट एक्ट के पावर्स को यूज करते हुए उन्होंने यहां पर फिर से 10% के ग्लोबल टैरिफ्स लगा दी कि अगर सुप्रीम कोर्ट मेरे रेसिप्रोकल टैरिफ्स को इनवैलिड करेगा तो मैं नए 10% के टैरिफ्स यहां पर लगा दूंगा। अब इसका जो आपका ट्रेड एक्ट है, अब इसमें पॉइंट यहां पर क्या है, मैक्सिमम 15% तक के लगा सकते हैं। ट्रम्प भाई साहब ने अभी पता नहीं क्यों 10% के यहां पर रखे, 15% तक नहीं लेके गए। बट द पॉइंट इज इट इज टाइम लिमिटेड, सिर्फ और सिर्फ 150 डेज के लिए ही है। 150 डेज के बाद भैया कांग्रेस इंटरवीन करेगी यहां पर, तो वो कह रहे हैं कि 150 डेज बाद मैं देखूंगा क्या नया किया जा सकता है, राइट। बट ये सारी चीजें जो यहां पर हो रही हैं, इट इज नॉट गुड फॉर देयर ओन इकोनॉमी। एंड एज अ रिजल्ट, अब एज अ रिजल्ट हम जनरली क्या देखते हैं कि अगर एक बहुत कोई बुरी चीज होती है ना, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग अगर यूएस के लिए बहुत बुरी चीज होती तो मार्केट भी उस हिसाब से रिएक्ट करती। बट हमने यहां पर क्या देखा कि मार्केट तो भैया रैली कर गई, स्पेशली ऐसे सेक्टर्स जो कि काफी ज्यादा ट्रेड डिपेंडेंट थे, उन सेक्टर्स में जो इतने समय से एक डाउनफॉल देखने को मिल रहा था, सडनली सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग आता है और भैया उन सेक्टर्स के शेयर प्राइस बढ़ने शुरू हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर इस चीज को एक्सेप्ट किया जा रहा है कि जी हां, ये टैरिफ्स एक तरीके से ग्लोबल ट्रेड, ग्लोबल इकोनॉमी के लिए अच्छी चीज नहीं है। आप एक मेजर हिंड्रेंस यहां पर क्रिएट कर रहे हो। देयर इज वन थिंग टू साइन अ डील विद अनदर नेशन जहां पर आप एक प्रेफरेंशियल एक्सेस मांगते हो अपने प्रोडक्ट्स के लिए और उसे एमिकेबली यहां पर रिजॉल्व करते हो, बट अंडर द बैरल ऑफ अ गन ऑफ टैरिफ इन चीजों को करना कहीं ना कहीं जाहिर सी बात है उसका इंपैक्ट यूएस कंज्यूमर्स के ऊपर भी पड़ रहा है, बिकॉज दोज आर द वन जिनको डायरेक्टली जाके उस कॉस्ट को बेयर करना पड़ रहा है। ऐसा तो है नहीं कि भैया रातों रात एक नई मैन्युफैक्चरिंग सेटअप यूएस में क्रिएट हो जाएगी और जो जो चीजें अभी तक इंपोर्ट करते थे वो कंप्लीटली इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। नहीं, इट विल टेक टाइम। तो इतने मैसिव स्केल के टैरिफ इंपैक्ट अगर आप कर भी रहे हैं तो उसका इंपैक्ट डायरेक्टली आपके कंज्यूमर्स के ऊपर पड़ेगा, क्योंकि उनकी कॉस्ट ऑफ जो लिविंग है वो यहां पर बढ़ जाएंगी। एंड जितनी भी आपकी यहां पर डील साइन की गई थी अंडर दिस बैरल ऑफ गन ऑफ टैरिफ्स, भैया इन सभी नेगोशिएटेड डील्स में अगर हम देखें जो इलीगल टैरिफ्स का जो यहां पर थ्रेट था, अब जाहिर सी बात है इनको रीनेगोशिएट किया जा सकता है। और जितने भी नेशंस ने यहां पर साइन किया वो सोचेंगे इस चीज के बारे में, बिकॉज जो लीगल बेसिस था इन सभी कंसेशंस के लिए वो तो ब्लर हो चुका है।
अब देश भी, बाकी देश भी यहां पर सोचेंगे कि भैया जिस बंदूक के बेसिस पर हमने यहां पर डील साइन की है, भैया उस बंदूक में तो गोली ही नहीं थी, है ना जी। एंड वहीं पर पुश किस चीज का, रिफंड का, कॉन्ट्रैक्ट रिव्यूज का, कि दोबारा से नई डील्स यहां पर साइन की जा सके। एंड इंडिया के केस में तो खासकर ये कहा ही जा रहा है कि जब ट्रम्प टैरिफ से रिलेटेड इतना बड़ा इशू यहां पर क्रिएट हो चुका है सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग की वजह से, वो अथॉरिटी यहां पर खत्म हो गई है ट्रम्प भाई साहब की, तो कहीं ना कहीं इंडिया को भी रीअसेस करना चाहिए जिस प्रकार की डील यहां पर वो साइन करना चाहते हैं, अगर अभी तक फाइनल नहीं हुई है, राइट। एंड दिस इज नॉट जस्ट रिलेटेड टू इंडिया, जो बाकी देश जिन्होंने डील साइन की हैं उनके लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बट वो कौन कौन से देश हैं उसको भी हम डिस्कस करेंगे। एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि मिड टर्म इलेक्शंस के ऊपर किस तरीके से डायरेक्टली इंपैक्ट पड़ सकता है वो भी हम कवर करेंगे। बट सिंपल सा सवाल आप सभी के लिए, आपने एंटी डंपिंग ड्यूटी के बारे में सुना होगा, हम ट्रेड के बारे में बात करें तो भैया उससे रिलेटेड सवाल भी यहां पर डिस्कस कर लिया जाए। 4 ऑप्शंस दी गई, बताइए कौन सी आपकी स्टेटमेंट है जो कि बेस्ट तरीके से डिस्क्राइब करती है एंटी डंपिंग ड्यूटी को, राइट। तो वीडियो पॉज कर लीजिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर जरूर कीजिएगा। एंड फर्दर यदि आप किसी प्रकार के कंसर्न्स फेस कर रहे हैं, चैलेंजेस फेस कर रहे हैं इकोनॉमी सब्जेक्ट में इन योर सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन, तो दिस माय कॉन्टैक्ट नंबर, आप मुझे अप्रोच कर सकते हैं। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू असिस्ट यू। एंड करंटली आप इस चैनल का भी हिस्सा बन सकते हैं जहां पर हम कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ अपलोड करते रहते हैं, मॉक क्वेश्चंस, करंट अपडेट्स, ताकि आपकी प्रिपरेशन को और बेहतर बनाया जा सके। एंड 2027 के लिए जितने भी लोग यहां पर एस्पायर कर रहे हैं अपने अटेम्प्ट के लिए, तो उन सभी के लिए प्रतिज्ञा बैच यहां पर लॉन्च कर दिया गया है। 26 फरवरी से आपका बैच यहां पर शुरू होने वाला है। हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल तीनों मोड्स में है। P2I बैच है, दैट मींस प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की जो पूरी प्रिपरेशन है वो हम यहां पर कवर करते हैं। तो ऑब्जेक्टिव इज टू मेक श्योर कि जो भी स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट है, चाहे वो नोट्स की हो, चाहे वो लाइव क्लासेस की हो, कॉन्सेप्ट्स की कवरेज की हो, मेंटरशिप की हो, मॉक सेशंस की हो, आंसर राइटिंग विद वैल्यूएशन की, एवरीथिंग इज कवर्ड। द होल पॉइंट इज टू मेक श्योर कि एक एस्पिरेंट जब प्रतिज्ञा बैच में एनरोल हो तो उसको किसी और जगह पर जाने की जरूरत ना पड़े। एवरीथिंग इज बीइंग प्रोवाइडेड टू यू। और अगर आप प्रीलिम्स क्लियर कर दें तो आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम भी यहां पर अवेलेबल है। हमारे दिल्ली सेंटर पर आप आइए, तैयारी कीजिए। योर कंप्लीट फूड एंड लॉजिंग विल बी टेकन केयर ऑफ बाय द स्टडी IQ टीम। आपको उसमें नहीं घबराना है। आइडिया इज कि अगर एक बार प्रीलिम्स क्लियर हो गया है तो भैया फिर उस मोमेंटम को नहीं ब्रेक करना है, उस मोमेंटम को कंटिन्यू रखना है और मेंस के लिए भी वैसे ही इंटेंसिव एफर्ट के साथ तैयारी करनी है। एंड फर्दर इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, तो डेफिनेटली जाके चेकआउट करें इस कोर्स को, एनरोल करें, अपनी प्रिपरेशन को और बेहतर बनाएं। ARG लाइव आप कोड यूज कर सकते हैं, विल बी गेटिंग द मैक्सिमम डिस्काउंट दैट इज पॉसिबल। एंड फर्दर फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है, कोई कंसर्न रहता है, ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप मुझे भी यहां पर अप्रोच कर सकते हैं, राइट। नाउ सिमिलरली इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट ने यहां पर जो आपकी ट्रेड डील साइन की है वो भी अंडर द बैरल ऑफ गन है। वो भी यहां पर सोच सकते हैं कि यार क्या पता नेगोशिएट करना पड़े। इवन दो जितने भी आपके रशिया से रिलेटेड जो रेसिप्रोकल टैरिफ्स इंडिया के ऊपर भी लगाए जा रहे थे, 25 था, 25 से 50 किया, अब दोबारा से 10 की कहानी यहां पर इंडिया के लिए आ गई। ग्लोबल टैरिफ्स का अगर सिलसिला देखने को मिले, दोबारा से 10 की कहानी यहां पर आ चुकी है, राइट। तो अब जो रशिया से रिलेटेड जो टैरिफ्स लगाए जा रहे थे वो भी क्वेश्चन में आ जाएंगे, क्योंकि क्लैरिटी नहीं आ रही ना, एम्बिग्यूटी और बढ़ गई। एंड एम्बिग्यूटी में जब ग्लोबल ट्रेड आपका बीच में आता है तो भैया उसकी वजह से ग्लोबल ट्रेड में फिर और अनसर्टेनिटी आती है और स्लंप देखने को मिलता है, अगेन विच इज नॉट गुड फॉर करंटली द इकोनॉमिक कंडीशन विच इज हैपनिंग थ्रू आउट द ग्लोब। कहीं पर भी ये चीज सही नहीं है। हर एक देश चाहता है कि जो ग्लोबलाइजेशन का फिनोमिना था कि इंटीग्रेशन हो, इंटरडिपेंडेंस हो, ताकि सभी देश आपस में प्रोग्रेस कर सकें, एक दूसरे की सहायता कर सकें। दैट फिनोमिना हैज टू स्टैंड एंड थ्रू दीज टैरिफ्स जो कि यहां पर रखे गए हैं, वो फिनोमिना कहीं ना कहीं फेड होता हुआ देखने को मिल रहा है। पोलराइज ग्लोबलाइजेशन होती हुई देखने को मिल रही है। सभी देश अब अपने खुद के चैनल्स यहां पर क्रिएट करने पर लगे हुए हैं, राइट। फर्दर जापान और साउथ कोरिया, अगेन द टेल ऑफ टू टैरिफ्स, इनके ऊपर भी उसी तरीके से इनके भी सेंसिटिव सेक्टर्स में यहां पर एंट्री ली गई अंडर द बैरल ऑफ गन की भैया आपके ऊपर टैरिफ्स हम और बढ़ा देंगे अगर आपने हमारे साथ हमारी मर्जी का ट्रेड डील यहां पर साइन नहीं किया। बल्कि यूरोप तो यहां पर और सर्टेनिटी की डिमांड कर रहा है कि भैया इतनी अनसर्टेनिटी आ चुकी है कि कैसे अब आगे बढ़ना है। अभी चीजें थोड़ी सी नॉर्मलाइज हुई थी, अब दोबारा से यहां पर सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आ गया। सो दैट मीन्स जो अभी तक इतने समय से ट्रंप ने एक कमांड हासिल करने की कोशिश करी थी ग्लोबल इकोनॉमी पे या अपने एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू, अपनी पोस्ट के थ्रू, अब कहीं ना कहीं वो कमांड फेल होती हुई देखने को मिल रहे हैं। बिकॉज दिस इज द ओनली वेपन दैट ही हैड, द रेसिप्रोकल टैरिफ्स। एंड इवन दो आफ्टर द सुप्रीम कोर्ट ने जब कह दिया कि भैया वो इलीगल है, आपके पास पावर्स ही नहीं है, उन्होंने फिर एक नया वेपन क्या यूज किया, टैरिफ का। नाउ थिंक अबाउट इट कि उनके पास अगेन और कोई पर्टिकुलर टूल बचा ही नहीं है जिसके थ्रू वो चेंजेस यहां पर ला सकें। बट सबसे जो एक कंसर्न वाली बात है वो यही है कि भैया टैरिफ किंग से आपने उसका औजार ले लिया है ना, उसकी जो बंदूक में गोली थी उसे यहां पर आपने निकाल दिया। तो थिंग इज कि अगर ये इगोइस्टिकली इस चीज को यहां पर हैंडल करते हैं
इसे और एस्केलेट करते हैं तो उसकी वजह से कंसर्न्स और बढ़ सकते हैं। दैट इज समथिंग जिसे अवॉइड करना किसी भी कीमत में बहुत ज्यादा आवश्यक है। बिकॉज इन्होंने जिस तरीके से रिस्पॉन्ड किया है, एस्केलेट किया है और फर्दर जो यहां पर 10% का ग्लोबल टैरिफ लगा दिया है, दैट क्लियरली इंडिकेट्स दैट ही इज नॉट वेरी हैप्पी विद इट, है ना। बल्कि वो तो सीधा ही सुप्रीम कोर्ट के जस्टिसेस को यहां पर कह ही रहे हैं कि भैया क्या तुमने काम किया, यू आर वर्किंग अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द अमेरिकन्स। अरे भैया कैसे, जो चीज लीगल है उसको वैसे ही डील किया जाएगा, है ना। आप ही का संविधान है, आप ही के कानून है, उसी के बेसिस पर वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फाइनली डिसीजन यहां पर लिया। एंड इवन दो आपके कुछ ऐसे रिपब्लिकन्स भी हैं, जी हां, उनकी खुद के ही पार्टी के कुछ ऐसे रिपब्लिकन्स भी हैं जिनके द्वारा ये पर्टिकुलर जो रूलिंग रखी गई है इसे वेलकम भी किया जा रहा है। हालांकि जो रिपब्लिकन्स ने यहां पर सजेस्ट भी किया कि जो कांग्रेस में जो राइटफुल रोल होना चाहिए, है ना, इन ऑन द वेइंग ऑफ द ट्रेड पॉलिसी, वो डेफिनेटली यहां पर रिस्टोर होता है। तो उस चीज को काफी हद तक एक तरीके से सेलिब्रेट भी किया जा रहा है उनकी खुद की पार्टी के द्वारा, बिकॉज कंसर्न इज वेरी वैलिड। अभी आने वाले समय में क्या होने वाला है, उनके लिए मिड टर्म इलेक्शंस हैं, राइट। अब उन्होंने तो अपने ईगो में तब से 2025 के अप्रैल के महीने से, तो तब से उन्होंने अपना टैरिफ का खेल यहां पर चलाया ही है। इससे दिक्कत किसको हो रही है, बिजनेस ग्रुप्स को, राइट। एंड रिपब्लिकन्स भी जिन जिन रीजन से आ रहे हैं वहां पर भी जो बिजनेसेस हैं वो भी इससे नाखुश हैं। अभी रिसेंटली जो इलेक्शंस हुए थे उनमें तो क्लियरली पता लग गया, मेरे इलेक्शंस में भी, कि रिपब्लिकन्स को इतना फेवर नहीं किया जा रहा, बिकॉज कहीं ना कहीं लोगों के लिए इन दी एंड जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो तो सडनली बढ़ गई। कोई उसका एक फॉल बैक प्लान रखा ही नहीं गया। अगर हम चीजों को महंगे दाम पे इंपोर्ट करते तो डोमेस्टिकली भी तो उस चीज की प्रोडक्शन होनी चाहिए थी ना, तब जाके आप कहते कि हाँ जी हम अपने देश में उस प्रकार का प्रोडक्शन करना चाहते हैं, इसलिए हम इस प्रकार के स्टेप्स ले रहे हैं, राइट। पर वो प्रोडक्शन के लिए तो कोई बैकअप प्लान यहां पर था ही नहीं। एंड इसी कंसर्न की वजह से यहां पर यही कहा जा रहा है कि जो मिड टर्म इलेक्शंस अपनी खुद की पार्टी के लिए वो यहां पर वो खो चुके हैं, बिकॉज लोग खुश नहीं है इस चीज से। जो भी करंटली एस्टिमेट्स आ रहे हैं मिड टर्म इलेक्शंस के लिए, कहीं ना कहीं रिपब्लिकन्स बहुत पीछे देखने को मिल रहे हैं। एंड दैट इज समथिंग विच इज गोइंग टू बी वेरी मेजर कंसर्न फॉर दिस पर्टिकुलर एडमिनिस्ट्रेशन आफ्टर दिस मिड टर्म इलेक्शंस। इवन दो बहुत सारी रिपोर्ट्स ने तो ये भी कह दिया है कि कहीं ना कहीं ये मिड टर्म इलेक्शंस को हो सकता है ना ही होने दे, राइट। उसमें बहुत मिक्स्ड ओपिनियन आ रहा है कि होने भी दे सकते हैं, नहीं भी होने दे सकते हैं, बिकॉज ही इज वरीड अबाउट हिज पावर्स ना। दैट इज द सिंपल आंसर टू इट। कहीं ना कहीं वो घबरा गए हैं। जब सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल उनका लीगल जो इंजन था उनकी पूरी टैरिफ मशीन का, उसी का प्लग जब निकाल दिया तो डेफिनेटली वो उस चीज से घबरा चुके हैं कि भैया आगे जाके क्या होगा। एंड इसी वजह से वो 150 दिन के लिए सही बट 10% का ग्लोबल टैरिफ एक और यहां पर इन्होंने इंपोज कर दिया। बट हालांकि जो सेक्शन 232, 301 सेक्टर स्पेसिफिक जो टैरिफ थे यहां पर नेशनल सिक्योरिटी, अनफेयर ट्रेड और ऑटोज और टेक के ऊपर, वो अभी भी यहां पर बरकरार है, बिकॉज वो उस इंटरनेशनल एक्ट के थ्रू यहां पर नहीं लगाए गए थे। तो पॉइंट यहां पर क्या है कि अब एक कॉर्पोरेट हेडेक बन चुका है, पैचवर्क सिस्टम वहां पर आ चुका है ना, कि स्टील और एल्यूमिनियम के ऊपर आपके 50% तक के टैरिफ्स हैं, ऑटोज के ऊपर आपके 25% तक के टैरिफ्स हैं, और ग्लोबल सरचार्ज ऑलरेडी 10% का है। और यही पैचवर्क जो है वो कहीं ना कहीं एक मेजर अनसर्टेनिटी क्रिएट कर देता है। अब हालांकि लीगल अनसर्टेनिटी काफी हद तक खत्म हो चुकी है, बट अब वो जो पॉलिटिसाइज्ड कॉम्प्लेक्सिटी है अब वो यहां पर रह चुकी है। अब किस तरीके से ये पूरा टैरिफ का जो रजीम है कैसे आगे बढ़ेगा, कैसे इसको रिजॉल्व किया जाएगा, कैसे मल्टीपल देशों के साथ जो एग्रीमेंट साइन हुए हैं क्या उन पर रीथिंकिंग होगी, रीनेगोशिएशन होगी या नहीं होगी, दैट इज समथिंग जो कि डेफिनेटली इस एडमिनिस्ट्रेशन को यहां पर सोचना चाहिए, ताकि ये इंश्योर किया जा सके कि जो ग्लोबल इकोनॉमी में यूएस एक बहुत ही अहम और रिस्पॉन्सिबल रोल प्ले करता है, उस अहम और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ही यहां पर आने वाले डिसीजंस भी लिए जाएं। तो आई होप आप सभी के लिए भी कुछ ना कुछ वैल्यूडेशन यहां पर आज जरूर हुआ होगा। सो दैट विल बी ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ गुड प्रिपरेशन। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।